जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक रहेगा लिंग, वचन और रिक्त स्थान की पूर्ति। तो ये 3 टॉपिक आज हम करेंगे कंप्लीट। और इसके बाद में कल जो हमारी क्लास होगी उसमें प्यारे दोस्तों हम टॉपिक लेंगे हिंदी के प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी रचनाएं। हालांकि हम ये टॉपिक बीच बीच में आपको कई बार पढ़ाएंगे, पहले भी पढ़ाए हैं, तो उसके साथ साथ हम ये सारी चीजें करेंगे कंप्लीट। तो यहाँ आज का टॉपिक है पहले लिंग की पहचान हम किस तरीके से करेंगे और क्या क्या हमें लिंग की पहचान में ध्यान रखना होता है। तो टॉपिक है लिंग। अब एक तो क्वेश्चन जो बनता है इसका शुद्ध वर्तनी का बनता है, इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। और जब हम शुद्ध वर्तनी की बात करते हैं दोस्तों तो इसी शब्द को हम इस रूप में भी लिखते हैं और इसी को प्यारे दोस्तों हम इस रूप में भी लिख रहे हैं और इसी को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। उच्चारण जब हम करते हैं हम तीनों का एक साथ ही करते हैं। जब हमें ये वाला लिंग कह रहे हैं तो इसका और इसका दोनों का उच्चारण एक साथ हो रहा है। लेकिन जब बात आती है कि शुद्ध वर्तनी की, तो शुद्ध वर्तनी में शुद्ध उच्चारण के साथ साथ शुद्ध लिखना भी होता है। और यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अगर वो तीनों ऑप्शन में दे देता है तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हुआ ये वाला लिंग क्या है, शुद्ध है। यहाँ इसमें जो ये अनुस्वार लगा हुआ है, ये अनुस्वार इस वाले वर्ण के स्थान पर ही आया हुआ है। ये जो वर्ण है कै वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है इसके स्थान पर ही ये अनुस्वार आया। तो हम लिख तो तीनों तरह से रख सकते हैं, लेकिन जब वर्तनी में पूछा जाए बाकी भी ऑप्शन में हो तो राइट हमारा ये होगा। अब इसके बाद आया कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो है शाब्दिक अर्थ का, लिंग का शाब्दिक अर्थ। तो लिंग का शाब्दिक अर्थ निशान भी होता है, लिंग का शाब्दिक अर्थ चिन्ह भी होता है, इसको प्रतीक भी कहते हैं और इसको संकेत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संकेत भी कहते हैं। ये दूसरा, यानी कि एक निशान है, चिन्ह है, प्रतीक है जिससे हम पहचान करते हैं, इसी को हम पहचान भी कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे हम, पहचान। जिससे पहचान हो वो क्या कहलाता है, लिंग कहलाता है। तीसरा जो क्वेश्चन बना वो है परिभाषा। वो क्या है, किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी में पुरुषत्व व स्त्रीत्व की पहचान लिंग निर्धारण के आधार पर की जाती है। लिंग निर्धारण के आधार पर ही की जाती हैं। इसके बाद जो हमारा प्रश्न बना वो है लिंग के भेद। लिंग के 3 भेद होते हैं। एक होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग और तीसरा होता है उभयलिंग। ये आपको ध्यान रखना है। इसी को हम इस रूप में भी प्रयोग करते हैं, इसी को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। बात एक ही है, क्लियर। और उभय का अर्थ होता है दोनों, जो पुल्लिंग व स्त्रीलिंग
दोनों माने जाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे उभयलिंग। अगर मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही है, और यहाँ पे प्यारे दोस्तों जो भी स्मार्ट बोर्ड पे मैंने लिंग के बारे में जो चीजें लिखी, अगर वो क्लियर है तो आप में से कुछ स्टूडेंट एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। जी, यहाँ तक क्लियर है सारी चीज? वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। तो ये थे हमारे 4 बेसिक क्वेश्चंस कि लिंग की शुद्ध वर्तनी क्या है। लिंग की शुद्ध वर्तनी ये वाली होगी, जब ये ऑप्शन में नहीं है तो राइट आंसर ये होगा, जब ये भी नहीं है तो फिर राइट आंसर ये होगा। शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ निशान भी होता है, लिंग का चिन्ह भी होता है, प्रतीक भी होता है, संकेत और पहचान। ऐसी कोई पहचान, संकेत, प्रतीक या चिन्ह जिससे हम पुरुष या स्त्री जाति में अंतर कर पाए, अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ को पुरुष तथा स्त्री जाति के अंतर्गत रख पाते हैं। परिभाषा: किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी की जो पहचान करते हैं उसके पुरुषत्व के आधार पर, उसकी पुरुष या स्त्री जाति के आधार पर ही की जाती है। लिंग के भेद 3 होते हैं, एक होता है पुरलिंग, दूसरा होता है हमारा स्त्रीलिंग और तीसरा होता है हमारा उभयलिंग। इसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना है लिंग के भेद। लिंग के भेद कितने? 3। कौन कौन से भेद? एक तो पुरलिंग, जिस शब्द से किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी के पुरुष जाति का पुरुष जाति के होने का पता चलता है। पता चलता है उसे पुरलिंग कहते हैं। उसे पुरलिंग कहते हैं। दूसरा, जैसे कुत्ता, मोर, कमरा, बैल, शिक्षक। आदमी, ये सब क्या है? पुरलिंग। दूसरा, स्त्रीलिंग, जिस शब्द से किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी के स्त्री जाति प्राणी की स्त्री जाति का ज्ञान होता है, वो क्या कहलाता है? स्त्रीलिंग। जैसे पुस्तक, घड़ी, छड़ी, गाय, शिक्षिका, स्त्री, औरत। ये सब क्या है? ये सब स्त्रीलिंग।
तीसरा उभयलिंग। उभय का अर्थ होता है दोनों। लिंग का अर्थ होता है पहचान। जिस शब्द से किसी वस्तु पदार्थ प्राणी के पुरुष व स्त्री जाति दोनों के होने का ज्ञान हो, वो क्या कहलाता है? उभयलिंग। दूसरा, जिससे पुरुषत्व व स्त्रीत्व दोनों का पता चलता हो, वह उभयलिंग कहलाता है। वह उभयलिंग कहलाता है। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, डॉक्टर, इंजीनियर, चित्रकार, कलाकार, मैनेजर आदि। ये सारे के सारे क्या है प्यारे दोस्तों? हाँ, कल क्लास नहीं हुई थी तो आपको ये ध्यान रखना है कि उभयलिंग हम उसे कहते हैं जिससे हमें पुरुष व स्त्री दोनों जातियों का एक साथ पता चलता हो। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, उभय जो शब्द है प्यारे दोस्तों वो एक निपात शब्द है संस्कृत का, जिसका अर्थ होता है दोनों ओर। जैसे अगर मैं कहूँ कि गांव के दोनों ओर तालाब है, तो उस दोनों ओर के स्थान पर संस्कृत में हम जो तत्सम शब्द प्रयोग करते हैं वो उभय का प्रयोग करते हैं। ऐसे चारों ओर का अर्थ होता है परित। तो उभय का मतलब होता है जो दोनों है। दोनों का मतलब क्या हो गया? जो पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों के रूप में आता है, जो पुल्लिंग भी हो और स्त्रीलिंग भी हो। तो पुरुष और स्त्री दोनों का जो प्रयोग हो जहां पे होता है, पुरुष और स्त्री, पुरुष और स्त्री स्त्री जाति, पुरुष व स्त्री जाति का ज्ञान हो, उसी को क्या कहते हैं हम? उसी को कहते हैं उभयलिंग। उसी को क्या कहेंगे हम?
उभयलिंग कहेंगे। क्लियर? अगर यहाँ तक ये जो बेसिक चीजें हैं, यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। तो यहाँ ये दो कंडीशन इसलिए लिखवाई गई, कई बार स्टेटमेंट के प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लिंग से संबंधित कथन है और कौन सा लिंग से संबंधित कथन नहीं है। हिंदी के अंदर हम 3 ही लिंगों का प्रयोग करते हैं, एक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और एक उभयलिंग। लेकिन संस्कृत में हम एक नपुंसक लिंग का प्रयोग करते हैं, जिसका दूसरा नाम अन्य लिंग भी होता है। तो हिंदी के अंदर 3 लिंग है, संस्कृत के अंदर भी 3 लिंग है, लेकिन वहां पे जो तीसरा लिंग है वो नपुंसक लिंग कहलाता है। कई बार इस तरह का प्रश्न आता है कि कौन सा लिंग के अंतर्गत नहीं आता। तो हिंदी के अंदर नपुंसक लिंग का पार्ट नहीं है, लिंग का भेद नहीं है, बल्कि हम उसके स्थान पे किसका प्रयोग करते हैं? उभय लिंग का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो ये सारी की सारी बेसिक चीजें थी, जैसे कुत्ता है, मोर है, कमरा है, बैल है, शिक्षक है, आदमी है। इनसे हमें पुरुषत्व का पता चल रहा है, पुरुष जाति का ज्ञान हो रहा है, इसी वजह से पुल्लिंग कहलाए। और जैसे पुस्तक है, घड़ी है, छड़ी है, गाय है, शिक्षिका है, स्त्री है, औरत है, इनसे हमें स्त्री जाति का ज्ञान हो रहा है, इसलिए क्या कहलाए? सारे के सारे स्त्रीलिंग। लेकिन जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, ये पुरुष और स्त्री दोनों हो सकते हैं, और भारत में हुए हैं, भारत के अलावा दूसरी जगह भी हुए हैं। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, ये पुरुष और स्त्री कोई भी हो सकता है। इसीलिए ये सारे के सारे शब्द क्या कहलाते हैं? उभयलिंग। डॉक्टर पुल्लिंग भी है, स्त्रीलिंग भी। कई बार इनको सेंटेंस में दिया होता है कि भारत का प्रधानमंत्री जा रहा है, भारत का प्रधानमंत्री जा रही है। तो ये जा रहा है और जा रही से हमें पता चलता है कि वो पुरुष जाति या स्त्री जाति में से किसके लिए हम प्रयोग करें। डॉक्टर बुला रही है और डॉक्टर बुला रहा है, तो वहां बुला रहा है हमें बताता है कि डॉक्टर पुल्लिंग है, और डॉक्टर बुला रही है हमें बताता है कि वहां पे डॉक्टर का प्रयोग हमने स्त्रीलिंग में प्रयोग किया। तो यहाँ पे डॉक्टर, इंजीनियर, चित्रकार, कलाकार, मैनेजर, ये सारे के सारे हम पुरुष और स्त्री दोनों ही जाति में, आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, हम प्रयोग करते हैं। और जिन शब्दों का हम पुरुष व स्त्री दोनों ही जातियों में प्रयोग करते हैं, वो सारे के सारे शब्द हमारे क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे उभयलिंग। क्या कहलाएंगे? उभयलिंग। अब बात आती है कि ये तो कई हजार शब्द है, ये तो लाखों करोड़ों शब्द है, इनको कैसे पहचानेंगे हम? इनमें से कौन सा पुरुष जाति का, कौन सा स्त्री जाति का? तो एक तरीका तो ये था जिसमें हम डेफिनेशन अप्लाई करें, जिससे पुरुषत्व स्त्रीत्व दोनों का पता चलता हो, उभयलिंग। जिस शब्द से किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी के पुरुष व स्त्री जाति दोनों के होने का ज्ञान हो, उभयलिंग। इसके बाद डेफिनेशन, जिस शब्द के किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी, यानी कि कोई भी व्यक्ति आ जाएगा। हमने जब प्राणी शब्द का प्रयोग किया तो इसका मतलब है कि इसके अंदर सब आ गए। तो प्राणी की स्त्री जाति का ज्ञान हो तो वो स्त्रीलिंग, और जो पुरुष जाति का पता चलता हो तो वो क्या कहलाएगा? पुल्लिंग। तो एक तो तरीका हमारे पास ये था कि हम डेफिनेशन अप्लाई करके चीजों की पहचान कर सकते हैं, और दूसरा तरीका हमारे पास ये है दोस्तों कि हम यहाँ पे इन कंडीशनों को हम क्या करें? इन कंडीशनों को यहाँ पे रखें, और इन कंडीशन को अप्लाई करके भी हम पुरुष व स्त्री जाति की पहचान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है? यदि किसी शब्द के अंत में आ प्रत्यय आता है तो इसका मतलब है कि वो पुल्लिंग होने के उसके पूरे चांस हैं। तो इसका यहाँ पे ये जितनी भी हमारी कंडीशन है ये 100% अप्लाई नहीं होती है, ये 99.9% होती है। जैसे हम यहाँ आ कह रहे हैं कि अगर आ प्रत्यय आए, जैसे मोटा है तो पुल्लिंग हो गया। यहाँ पे प्यारे दोस्तों इसमें छोटा है, लोटा है, तो यहाँ जब भी हम प्रयोग कर रहे हैं आ प्रत्यय का तो वो पुल्लिंग शब्द बना रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ भाषा का प्रयोग किया, भाषा, तो भाषा में भी आ है, लेकिन ये भाषा शब्द क्या? स्त्रीलिंग है। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया के सारे शब्द जिनमें लास्ट में आ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है वो सारे पुल्लिंग हो। अधिकांश शब्द पुल्लिंग है, लेकिन कुछ उसके अपवाद भी हैं, और वो कहलाते हैं हमारे स्त्रीलिंग शब्द। क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग। जैसे मैंने यहाँ पे अभी एक शब्द लिखा था कमरा, एक शब्द लिखा मैंने कुत्ता, तो इन दोनों में, कुत्ता में भी और कमरा में भी प्यारे दोस्तों यहाँ लास्ट में क्या आया? आ आया है। तो इस आ से हम पहचान सकते हैं कि आ अंत वाले अर्थात अकारांत वाले शब्द अधिकांश पुल्लिंग होते हैं। या फिर हम ये कहेंगे कि आ प्रत्यय का प्रयोग अगर हम किसी शब्द के साथ करते हैं तो वो स्त्रीलिंग, वो पुल्लिंग शब्द बनाते हैं। लेकिन मान के चलो हमने एक शब्द ले लिया अज, अज मतलब होता है बकरा, और इस अज में आ लगा देते हैं
तो इससे बन जाता है अजा। तो इसका मतलब क्या होगा, बकरी। जैसे भाषा स्त्रीलिंग था, ऐसे ही अजा भी स्त्रीलिंग शब्द है। आप हमेशा जो ये अप्लाई करोगे कंडीशन, ये 99.9% अप्लाई करोगे। हर चीज का अपवाद है। तो इसीलिए हम जो ये करोड़ों शब्द है, लाखों शब्द है, जिनको रोजमर्रा की जिंदगी में हम सेंटेंसों में प्रयोग कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो इनको हम अगर पहचान सकते हैं तो उसके हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो थी डेफिनेशन के आधार पे जो आपको बताया, और तीसरा तरीका है आपके पास इन कंडीशन नियम के आधार पर, शॉर्ट ट्रिक के आधार पर। अगर किसी शब्द में आव प्रत्यय, जैसे चढ़ाव है, झुकाव है, बढ़ाव है, गिराव है, तो ये चढ़ाव, झुकाव, बढ़ाव, गिराव ये सब पुल्लिंग शब्द होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हमने आव प्रत्यय का प्रयोग किया है। ऐसे ही पा है, बुढ़ापा है, आपा प्रत्यय अगर लगेगा या किसी के अंत में पा आएगा तो ये तो आपा कहो आप बुढ़ापा, ठीक है। तो बूढ़ा में आपा प्रत्यय लग के क्या बन गया, बुढ़ापा। या किसी के अंत में पा लगा है तो वो भी क्या बनते हैं, हमारे पुल्लिंग बनते हैं। क्या बनते हैं, पुल्लिंग। पन प्रत्यय है, लड़कपन, ठीक है, बचपन, तो पन पागलपन। कोई भी अगर हम पन प्रत्यय लगा के शब्द बनाते हैं, लड़कपन, बचपन, पागलपन, ठीक है, बड़कपन, तो वे सारे के सारे क्या बनते हैं, पुल्लिंग। ऐसे नए अंत वाले अर्थात नकारात्मक जो शब्द होते हैं वो भी प्यारे दोस्तों पुल्लिंग होते हैं, और नए अंत वाले शब्द भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे लेन और देन, इसमें क्या लगा हुआ है प्यारे दोस्तों, न लगा हुआ है। ऐसे ही हम लेना और देना भी कह सकते हैं। लेना और देना में क्या आ गया, आ गया, इसलिए दोनों क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। लेनी और देनी स्त्रीलिंग हो गया। तो यहाँ इसमें आ है इसलिए पुल्लिंग हो गए। इसके बाद में क्या है, लेन देन में न है, तो नए अंत वाले भी अर्थात नए प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में लगा होता है वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। प्राय का मतलब होता है अधिकांशतः। प्राय का मतलब क्या है, अधिकांशतः, सारे नहीं होंगे। वो मैं अपवाद आपको बताई दिया। ऐसा कई शब्द हो सकते हैं जिनमें नए हैं लेकिन वो स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आपका यहाँ पे जो काम होगा वो 99% से ही होगा। आपको 1% के चक्कर में पड़ोगे तो कभी भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाला टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। पर्वतों के नाम जितने भी है वो सारे के सारे पुल्लिंग है, चाहे वो विंध्याचल हो, चाहे वो हिमालय हो, चाहे वो धौलगिरी हो, नीलगिरी हो, वे सारे के सारे पर्वत चाहे वो भारत के हैं या भारत से बाहर के हैं। तो विश्व के जितने भी पर्वत है, पहाड़ है, उन पर्वत और पहाड़ों के नाम सारे के सारे क्या होते हैं दोस्तों, पुल्लिंग होते हैं। पर्वत और पहाड़ों के नाम सारे के सारे क्या कहलाएंगे, हमारे पुल्लिंग शब्द कहलाएंगे। क्लियर? ऐसे ही महीनों के नाम, तो जैसे हम प्यारे दोस्तों चैत, आषाढ़, भादो, सावन, ठीक है, कार्तिक, ये सब जितने भी हैं हमारे सब क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। महीनों के नाम क्या है, सब पुल्लिंग। पर्वत पहाड़ों के नाम क्या है, सब पुल्लिंग। वार के नाम क्या है, सब पुल्लिंग। वार का मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, ये सब पुल्लिंग है। कुछ ग्रहों के नाम भी क्या है, पुल्लिंग होते हैं। जैसे मंगल है, बुध है, शुक्र है, बृहस्पति है, शनि है, ये सारे क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन सूर्य है, पुल्लिंग है, चंद्र पुल्लिंग है। लेकिन पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग है। पृथ्वी भी एक उपग्रह है लेकिन ये क्या है, स्त्रीलिंग है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि अधिकांशतः जिसके अंत में ई लगा होता है वो प्यारे दोस्तों स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं। पृथ्वी में यहाँ पे क्या है, ई लगा हुआ है, इसीलिए ये क्या है, स्त्रीलिंग के शब्द है। जैसे हमने रोटी शब्द का प्रयोग किया, रोटी, छोटी, चोटी, इनमें भी ई आया है। तो ई अंत वाले अधिकांश शब्द, सारे नहीं है, अधिकांश शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। तो पृथ्वी को छोड़कर बाकी जितने भी हमारे ग्रह हैं वे सारे के सारे क्या हैं, पुल्लिंग शब्द। पर्वत के नाम, महीनों के नाम, वारों के नाम सब क्या है, पुल्लिंग। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे पीपल है, नीम है, आम है, शीशम है, सागौन है, जामुन है, आड़ू है, अमरूद है, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन इन पेड़ों में, पौधों में जब हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों तुलसी की, तो ये स्त्रीलिंग तुलसी है। तुलसी, अलसी, चमेली, मेथी, ये आपको ध्यान रखना। तुलसी, अलसी, चमेली और मेथी ये सारे क्या है, ये स्त्रीलिंग है। ये क्या है, ये स्त्रीलिंग है। बाकी सभी पेड़ पौधों के नाम क्या होते हैं प्यारे दोस्तों, वे सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। अब वो पीपल आए, नीम आए, आम आए, अमरूद आए, आड़ू आए, शीशम आए, सब पुल्लिंग है।
लेकिन तुलसी में इन सब में क्या लगा है, इन सब में ई लगा हुआ है अंत में। इन सब में क्या लगा हुआ है दोस्तों, ई। यहाँ पे भी मेथी में ई है, चमेली में ई है, अलसी में भी ई है, और ई अंत वाले अधिकांश शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं, अधिकांश शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी जितने भी पेड़ों के नाम हैं वो सब क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे बाजरा है, गेहूं है, चावल है, चना है, मटर है, जौ है, उड़द है, ये सारे के सारे क्या कहलाए, पुल्लिंग कहलाए। लेकिन अनाजों में कुछ अनाज है प्यार दोस्तों, जैसे ज्वार आ जाए, मक्की है, ज्वार, मक्की, अरहर की दाल है, मेथी है, ये सब स्त्रीलिंग है। तो ज्वार, मक्की, अरहर, मेथी, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग। इनको छोड़कर जो मैं ये रेड से लिख रहा हूं ये अपवाद है। बाकी सारे के सारे क्या है प्यार दोस्तों, अनाजों के नाम जितने भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं, हमारे पुल्लिंग होते हैं। बाजरा, गेहूं, चावल, चना, मटर, जौ और उड़द, ये सब क्या कहलाए, हमारे पुल्लिंग शब्द कहलाए। ये सारे के सारे क्या कहलाए, पुल्लिंग शब्द कहलाए। लेकिन ज्वार, मक्की, अरहर और मेथी ये क्या कहलाएंगे, हमारे स्त्रीलिंग। अब यहाँ मान के चलो मक्का शब्द आ गया, तो मक्का पुल्लिंग शब्द है, लेकिन मक्की क्या है, स्त्रीलिंग। दोनों में अंतर है। तो मक्का वो है प्यार दोस्तों जिसपे भुट्टे लगते हैं अनाज के लिए, जिसको बोया जाता है। मक्की हमेशा चारे के रूप में प्रयोग की जाती है, पशुओं के चारे के लिए। उस पे भुट्टे आते हैं, लेकिन उससे पहले ही उसको काट लिया जाता है, और भुट्टे भी अच्छे नहीं होते। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, मक्का जो आ गया तो पुल्लिंग, मक्की है स्त्रीलिंग, ज्वार स्त्रीलिंग है, अरहर स्त्रीलिंग है, मेथी स्त्रीलिंग है। अब कोई भी दाल आ जाए, चने की दाल है, उड़द की दाल है, प्यारे दोस्तों कोई भी दाल आ जाए, वो सब अरहर की दाल को छोड़ के सारी दाल क्या है, पुल्लिंग है, चाहे वो मूंग की दाल ही क्यों ना हो। क्लियर। तो ये सारी दालें हमारी क्या है, पुल्लिंग। लेकिन ज्वार, मक्की, अरहर, मेथी ये सब क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे पानी है, पानी में ई आया है, ध्यान रखना है। एक तो पानी शब्द है, पानी में भी ई आता है, दही में भी क्या आता है दोस्तों, ई आता है। ई आने के बावजूद भी दोनों के दोनों क्या है, पुल्लिंग है। तो ऐसे मैंने कहा अधिकांश शब्द बार बार प्रयोग कर रहा हूं, अधिकांश का मतलब है 99%। क्लियर। तो ये स्त्रीलिंग शब्द होंगे अगर किसी के अंत में ई आता है। अब 1% जो छोड़ दिया उसमें पानी और दही वाले शब्द हो गए। अगर ई आया है अंत में तो वो पुल्लिंग है, पानी और दही। बाकी 99% किसी भी शब्द में ई आता है तो वो जैसे मोती शब्द है, मोती के भी अंत में क्या आता है प्यारे दोस्तों, ई आता है। अब इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी है, लेकिन ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों पुल्लिंग है। लेकिन अगर हम इन शब्दों को छोड़ के बाकी अगर ई आता है प्यारे दोस्तों, तो ई अंत वाले शब्द हमारे क्या कहलाएंगे, स्त्रीलिंग कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, स्त्रीलिंग के शब्द कहलाएंगे। ऐसे ही पानी हमारा पुल्लिंग है, सोना पुल्लिंग है, तांबा, लोहा, घी, तेल ये पुल्लिंग है। जितने भी तरल पदार्थ है, लिक्विड जो हमारे हैं, जो बह जाते हैं, जैसे तेल आ गया प्यारे दोस्तों, पानी है, घी है, वनस्पति घी, डालडा घी, तो ये सारे के सारे है, दही है, लिक्विड है। तो ये क्या है, सारे के सारे हमारे पुल्लिंग शब्द है। लेकिन इसमें से प्यारे दोस्तों अगर चाय आ जाता है, ये भी लिक्विड है। कॉफी आ जाता है, ये भी लिक्विड है। इसमें से साई आ जाता है, इंक जिसको कहते हैं, लिक्विड है। छाछ आ जाता है, ये भी लिक्विड है। शराब आ जाता है, ये भी लिक्विड है। ये सारे के सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। ये अपवाद है, लिक्विड ये भी थे, तरल पदार्थ ये भी है, लेकिन ये सारे के सारे क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो चाय, कॉफी, साई, छाछ, शराब ये सब क्या कहलाएंगे, स्त्रीलिंग शब्द कहलाएंगे। लेकिन जैसे तेल है, घी है, प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना, पानी है, ये भी लिक्विड है, ये पुल्लिंग शब्द है। ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। बातों को सुनोगे ध्यान से, अब तक जो पढ़ा है उसको रखोगे साइड में, और जो चीज बताई जा रही है उसको पहले जो आपने सीखा है उसके साथ जोड़ के आपको चीजों को समझना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चाय, कॉफी, चाय, इसमें देखो ई है, स्त्रीलिंग, इसमें भी ई है, स्त्रीलिंग। ठीक है, ये लिक्विड है सारे, इसीलिए स्त्रीलिंग है। बाकी जो लिक्विड है इनको छोड़ के वो सब किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। रत्नों के नाम क्या है, पुल्लिंग होते हैं। जैसे हीरा रतन है, पन्ना रतन है, मूंगा है, मोती है, माणिक है, ये सब क्या है प्यारे दोस्तों, पुल्लिंग है। लेकिन चांदी भी रतन है, लेकिन चांदी क्या है, चांदी स्त्रीलिंग है। क्यों, क्योंकि इसमें ई आया है अंत में, और ई वाले अधिकांश शब्द क्या होते हैं प्यारे दोस्तों, स्त्रीलिंग होते हैं। तो ये हीरा है, सोना है, चांदी,
तो प्यारे दोस्तों इन सब में सोना यहाँ ये रहा, तांबा ये रहा, लोहा है, ये सब क्या है? हमारी धातुएं हैं। जैसे हीरा है, पन्ना है, मूंगा है, मोती है, माणिक है, ये क्या है? हमारे रत्न है। तो इन धातुओं में, रत्नों में प्यारे दोस्तों चांदी जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। और बाकी सारे के सारे हमारी धातु, चाहे वो एल्यूमिनियम ही क्यों ना हो। और प्यारे दोस्तों इसके साथ साथ हमारे जितने भी रत्न होते हैं वो सब पुल्लिंग होते हैं। लेकिन चांदी क्या है? अपवाद है। चांदी क्या है? स्त्रीलिंग है। चांदी क्या है? स्त्रीलिंग। देह कहते हैं शरीर, शरीर के अवयवों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अवयव मतलब होता है शरीर के भाग, शरीर के अंग। तो शरीर के जो अवयव है, शरीर के जो भाग है वो सब क्या कहलाते हैं? हमारे पुल्लिंग कहलाते हैं। या कैसे? जैसे मस्तक है, दांत, हाथ है, कान, गला, तालु, रोम, रोम कहते हैं बाल को। तो ये क्या है प्यारे दोस्तों? सब पुल्लिंग है। पुरुष जाति का ज्ञान करा रहे हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, अगर शब्द आ जाता है भुजा या इसके साथ वहां या कोहनी, कोहनी, यह शब्द आ जाता है जीव, और इसी को क्या कहते हैं हम? जिह्वा भी कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? जिह्वा। कलाई, हथेली और उंगली क्या है? उंगली। ये सब स्त्रीलिंग है। ये भी शरीर के अंग है, शरीर के भाग हैं। लेकिन ये जो भुजा है, बाहां है, कोहनी है, जीभ, जिह्वा, कलाई, हथेली और उंगली हैं, ये सारे के सारे प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, ये जो मैं रेड से लिखा हूं ये सारे के सारे क्या हैं? ये स्त्रीलिंग शब्द है। ये क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द है। ये अपवाद है। ये भी शरीर के अंग है, ये भी देह के अवयव है, ये भी शरीर के भाग है। लेकिन इनको छोड़कर बाकी सारे के सारे क्या? अब इसको कैसे याद रखोगे? अब आप 4200, 4600, 4800 पे ग्रेड में फार्म भरते हो, आपको 56,000 प्यारे दोस्तों 65,000, 72,000 रुपए चाहिए। तो ये केवल चीजों को रटने से नहीं काम होगा। अब मान के चलो इसको हम क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। इसी को प्यारे दोस्तों हम वहां भी कहते हैं हिंदी में। संस्कृत में भुजा कहते हैं, हिंदी में वहां कहते हैं। और ये क्या है? यहाँ पे ये प्यारे दोस्तों हमारी क्या है? कोहनी है। और ये क्या है? कलाई है। ये क्या है? हथेली है। और ये क्या है? उंगली। ये सब स्त्रीलिंग हो गए। ये सब क्या हो गए? स्त्रीलिंग। अब कंधा पूछ ले आपसे तो कंधा पुल्लिंग हुआ। लेकिन कलाई पूछे प्यारे दोस्तों तो कलाई क्या है? स्त्रीलिंग। तो यहाँ इसी के आधार पे आप चीजों को समझोगे। तो भुजा, बाहां, कोहनी, जीभ, जिह्वा, कलाई, हथेली और उंगली, ये सारे के सारे हमारे स्त्रीलिंग हैं। और बाकी जो शरीर के अंगों के नाम हैं वो क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। जल, स्थल तथा भूमंडल के भागों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। तो जल, समुद्र क्या? जलीय भाग है। ऐसे प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम नहर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वो क्या है? वो भी जलीय भाग है। तालाब का प्रयोग करते हैं, जलीय भाग है। तो सरोवर है वो जलीय भाग है, झरना है जलीय भाग है। लेकिन इनको छोड़ के भी कुछ जलीय भाग होते हैं, लेकिन उनको हम स्त्रीलिंग में रखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे प्रयोग क्या कर लिया प्यारे दोस्तों? झील का प्रयोग किया, हमने नहर का प्रयोग किया, नदी का प्रयोग किया। नहर, झील, नहर, नदी, ठीक है। ये क्या है प्यारे दोस्तों? हमारे ये स्त्रीलिंग शब्द है। ये क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द है। और बाकी जलीय भाग जितने भी होते हैं हमारे, जैसे द्वीप है, टापू, वो भी जल से घिरा हुआ होता है। समुद्र है, सागर, ये भी क्या है? हमारा पुल्लिंग है। सरोवर, तालाब को कहते हैं। एक प्यारे दोस्तों इसमें आता है नाली। एक क्या आता है? नाली, वो भी जलीय भाग होता है। तो ये सारे के सारे क्या है? स्त्रीलिंग है। और बाकी इनको जलीय भागों को छोड़ के बाकी जो भी बच गया वो सब पुल्लिंग है। अगर आपसे पूछ रहे हैं झील बताइए क्या है, तो स्त्रीलिंग। नहर स्त्रीलिंग, नदी स्त्रीलिंग, नाली क्या? स्त्रीलिंग। और नाला क्या हो जाएगा? नाला हो जाएगा पुल्लिंग। क्यों? क्योंकि इसमें आया है आ अंत वाले अधिकांश शब्द पुल्लिंग और ई अंत वाले अधिकांश शब्द स्त्रीलिंग। इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, तो ई अंत वाले क्या है? स्त्रीलिंग होते हैं। तो यानी कि झील को, नहर को, नदी को, नाली को छोड़ के बाकी जितने भी जलीय भाग हैं, चाहे वो तालाब आए, सरोवर आए, चाहे वो समुद्र आए, सागर आए, तो वे सब जलीय भाग क्या कहलाते हैं प्यारे दोस्तों? पुल्लिंग कहलाते हैं। ऐसे ही देश के जितने भी नाम है वो सारे के सारे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद क्या है? अपवाद है श्रीलंका,
श्रीलंका क्या है, सभी देशों में जितने भी दुनिया के देश हैं सारे के सारे देश हमारे पुल्लिंग हैं, लेकिन श्रीलंका का प्रयोग हम स्त्रीलिंग के रूप में करते हैं। श्रीलंका का ताल भी पुल्लिंग है, तो श्रीलंका का जो प्रयोग है प्यारे दोस्तों वो स्त्रीलिंग है। तो श्रीलंका को छोड़ के सभी देशों के नाम क्या है, पुल्लिंग है। देश शब्द खुद पुल्लिंग है, ये आपको ध्यान, नगर पुल्लिंग है, द्वीप पुल्लिंग है, आकाश, पाताल, घर, सरोवर, ये सब क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग। देशों में श्रीलंका स्त्रीलिंग है। और प्यारे दोस्तों जलीय भागों में झील, नहर, नदी और नाली क्या है, हमारी स्त्रीलिंग है। वर्णमाला के अनेक अक्षरों के नाम क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन वर्णमाला में अगर हम छोटा ई ले ले, बड़े वाला ई ले ले और री ले ले, तो इनसे बनने वाले ज्यादातर जो शब्द होते हैं या ये तीनों के तीनों वर्ण हमारे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। बाकी जो वर्ण होते हैं हमारे वो क्या कहलाते हैं प्यारे दोस्तों, पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे ए, उ, ऐ, औ, कै, खे, गे, चे, छे, ये, रे, ले, वे, ये सब क्या है, वर्णमाला के जो वर्ण है ये सब पुल्लिंग है। लेकिन इनमें से ई और री ये तीनों के तीनों क्या है, ये स्त्रीलिंग कहलाते हैं। कुछ शब्द क्या होते हैं, नित्य पुल्लिंग होते हैं, उनका हम कोई स्त्रीलिंग रूप नहीं बना सकते। उनमें केवल नर अगर है तो मादा लगा के उसका स्त्रीलिंग रूप बना लेते हैं, और मादा है तो उसमें नर जोड़ के हम उसका स्त्रीलिंग रूप बना लेते हैं। तो नित्य का मतलब होता है सदैव, नित्य का मतलब होता है हमेशा। तो तोता क्या है, हमेशा नित्य पुल्लिंग है। अब इसका हमें स्त्रीलिंग बनाना होगा तो तोती नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा, मादा तोता। तो इसमें क्या करेंगे, जो नित्य पुल्लिंग शब्द होते हैं उसमें मादा लगाकर ही उसका स्त्रीलिंग रूप बनाया जा सकता है। मच्छर है तो क्या होगा प्यारे दोस्तों, मादा मच्छर। तो मच्छर है तो क्या कहलाएगा, मादा मच्छर। कौवा है तो क्या कहलाएगा, मादा कौवा, स्त्रीलिंग रूप क्या बना, मादा कौवा। बिच्छू का क्या कहलाएगा, मादा बिच्छू। बिच्छू का क्या होगा, मादा बिच्छू। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, मादा तोता, मादा मच्छर, मादा कौवा और मादा बिच्छू, ये सारे के सारे क्या है हमारे, ये स्त्रीलिंग है, क्योंकि मादा शब्द खुद स्त्रीलिंग है और नर क्या होता है, नर शब्द पुल्लिंग होता है। तो यानी कि कुछ ऐसे शब्द हमारे पास होते हैं जिनको केवल हम पुल्लिंग में ही प्रयोग करते हैं, उनका दूसरा स्त्रीलिंग रूप नहीं होता है। जैसे तोता का आप तोती नहीं बना सकते, मच्छर का मछली, कौवा का कौवी नहीं बना सकते, बिच्छू का बिच्छी नहीं बना सकते। तो क्या करना पड़ेगा, आपको मादा लगाना पड़ेगा। अगर यहां तक मेरी सारी बात समझ में आ गई है तो आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। तो ये क्या थे प्यारे दोस्तों, हमारे पुल्लिंग शब्दों की पहचान। ये क्या है सब, पुल्लिंग शब्दों की पहचान। चलो आगे क्या करना है, स्त्रीलिंग शब्दों को कैसे पहचानेंगे। अगर यहां तक सारी चीज क्लियर है तो आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। वेरी गुड। तो यहां स्त्रीलिंग शब्दों को कैसे पहचानेंगे, दो तरीके हैं। एक तो डेफिनेशन को अप्लाई करके, डेफिनेशन क्या कह रही थी कि जिससे हमें स्त्री जाति का ज्ञान होता है वो स्त्रीलिंग कहलाता है, जिससे हमें स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग कहलाता है। जिन व्यक्ति से, वस्तु से, पदार्थों से, प्राणियों से हमें स्त्रीत्व की ये जो प्यार दोस्तों समझ होती है वो स्त्री जाति के कहलाते हैं, अर्थात स्त्रीलिंग कहलाते हैं। दूसरा क्या है, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ नियम हैं। जब हम पढ़ रहे थे तो पढ़ने के दौरान हमारे सामने लाखों शब्द आए, तो उन लाखों शब्दों में हमने देखा कि कुछ शब्द बार बार ऐसी कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं कि और वो स्त्रीलिंग की पहचान को बता रहे हैं, और कुछ शब्द ऐसे हैं वो ऐसी कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं वो हमेशा पुल्लिंग में। जैसे कि हमने अभी बताया आपको कई तरह की कंडीशन है कि कुछ शब्द हमेशा नित्य पुल्लिंग होते हैं, कुछ नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। तो इन कंडीशनों के आधार पे भी हम किसी भी शब्द के पुरुष व स्त्री जाति के होने का ज्ञान कर सकते हैं। तो जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ख लगा होता है, अभी इससे पहले पुल्लिंग में क्या आपने पढ़ा था दोस्तों, जिनके अंत में आ है तो वो क्या थे, पुल्लिंग थे। ऐसे जिन संज्ञा शब्दों के अंत में, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ख लगा होता है तो वो क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे ईख है, भूख है, चोक है, राख है। ऐसे में अगर यहाँ पे लिख दूं देख और रेख, तो यहाँ देख रेख जो है प्यारे दोस्तों, देख और रेख, इसके अंत में भी ख है।
और जब इसके अंत में ख है, जैसे ये शब्द क्या है, रेखा है, तो इसके अंत में प्यारे दोस्तों यहाँ खा आ गया, तो ये भी क्या है, तो अपने आप में ये भी स्त्रीलिंग है, क्योंकि ख अंत वाली जो प्यारे दोस्तों हमारे शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ख अंत वाले हमारे शब्द क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग। तो ईख है, भूख है, चौक है, राख है, देख रेख, सब स्त्रीलिंग है। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट या हट होता है वे भी स्त्रीलिंग कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिनका स्पर्श नहीं हो सकता, जिनको छुआ नहीं जा सकता, केवल फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। जैसे झंझट है, आहट है, चिकनाहट, बनावट, सजावट, आप इनको छू नहीं सकते, ये इमोशंस हैं, इनको केवल फील किया जा सकता है। तो इसीलिए जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट लगा हुआ है, तो ये भाववाचक संज्ञा ट लगा हुआ है। आहट, इसमें भी प्यारे दोस्तों ट लगा है, इसमें क्या है, यहाँ चिकनाहट, आहट लगा हुआ है। बनावट, इसमें वट है। सजावट, इसमें वट है। तो यानी कि जिन संज्ञाओं के अंत में ट आ गया, ठीक है, या हट आ गया, आहट आ गया, वट आ गया, तो वे सारे के सारे क्या बन गए, हमारी स्त्रीलिंग शब्द बन गए। अनुस्वारांत, अगर किसी शब्द के अंत में अनुस्वार लगा है, जैसे स्वम है, तो स्वम को हम कैसे लिखते हैं, यहाँ अनुस्वार लगाते। अगर किसी भी शब्द के अंतिम वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा है तो वो स्त्रीलिंग होता है। तो अनुस्वारांत का मतलब क्या हुआ, अनुस्वार अंत में है जिसके, स्त्रीलिंग है। ईकारांत है, ई लगा, जैसे हमने क्या लिखा था अभी, नदी लिखा था, नदी, तो इसके अंत में क्या आ गया, ई आ गया। ऐसे नाली लिखा था अभी हमने, नाली के अंत में भी क्या आ गया, ई आ गया। तो ई अंत वाले जो हमारे शब्द होते हैं वो भी क्या कहलाते हैं, हमारे स्त्रीलिंग। किसी के अंत में बड़ा ऊ आता है, जैसे प्यारे दोस्तों हम प्रयोग करते हैं यहाँ पे वधु, तो क्या प्रयोग किया हमने, वधु, तो यहाँ क्या आ गया, बड़ा ऊ, तो इसलिए वधु क्या कहलाए, स्त्रीलिंग कहलाए। किसी के अंत में ते आता है, जैसे रात है, ठीक है, तो वो क्या कहलाया, हमारा स्त्रीलिंग। किसी के अंत में से आता है तो वो क्या कहलाया, जैसे सांस शब्द है, सांस, तो वो क्या कहलाया, स्त्रीलिंग कहलाया। तो ऐसे ही अगर अनुस्वार लगा हुआ है स्त्रीलिंग होगा। ई अंत वाली ज्यादातर शब्द स्त्रीलिंग है, ठीक है। इसके साथ अगर बड़े वाला ऊ आता है स्त्रीलिंग, छोटा ऊ है तो पुल्लिंग। ऐसे तय अंत वाले शब्द क्या है, स्त्रीलिंग। जैसे रात्रि में भी तय ही बाद में आता है, वो भी स्त्रीलिंग है। अब रोटी शब्द है, रोटी में क्या है, बड़ा ई, इसमें टोपी में भी ई है, नदी में भी ई है, चिट्ठी में भी ई है, उदासी में भी ई है, रात में, बात में, छत में, भीत में क्या तय, इसमें भी तय, इसमें भी तय। और तय अंत वाले शब्द क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग। इस लूह में क्या है, बड़ा ऊ है, उसमें प्यारे दोस्तों वधु में क्या है, बड़ा ऊ है, इसलिए सांस में क्या है, यहाँ से है। तो ये सारे के सारे क्या बन गए, ये बन गए स्त्रीलिंग। तो यानी कि इन कंडीशनों को अप्लाई करके भी हम उन लाखों शब्दों को पहचान सकते हैं कि इनमें से कौन सा पुल्लिंग और कौन सा हमारा स्त्रीलिंग शब्द होगा। इसके बाद भाषा जितनी भी हैं सारी की सारी प्यारे दोस्तों हमारी स्त्रीलिंग है, चाहे वो अरबी है, फारसी है, उर्दू है, हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, जर्मनी, इटालियन है, फ्रेंच है। दुनिया की और भारत में बोली जाने वाली जितनी भी भाषाएं हैं उन भाषाओं के जो नाम हैं वो सारे के सारे स्त्रीलिंग क्या है, वो सारे के सारे स्त्रीलिंग। इसलिए जितनी भी बोली है जो भारत में बोली जाती है 545 बोली, उन सबके नाम स्त्रीलिंग। चाहे वो प्यारे दोस्तों खड़ी बोली हो, ब्रज भाषा हो, बघेली हो, बुंदेली हो, चाहे वो हरियाणवी हो, चाहे वो भोजपुरी हो, मैथिली हो, चाहे मगही हो, चाहे राजस्थानी हो, मारवाड़ी हो, तो जितनी भी हमारी बोलियां हैं वे सारी की सारी बोलियों के नाम स्त्रीलिंग है। सारी की सारी भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग है। सारी की सारी लिपि, देवनागरी की लिपि आए, ब्राह्मी आए, अरमाई की लिपि आए, खरोष्टी लिपि आए या गुरुमुखी आई, सारी की सारी लिपियां। तो यानी कि भाषा और भाषा से संबंधित जो बोलियां हैं हमारी और जो लिपियां हैं वे सब क्या कहलाती है, स्त्रीलिंग। तो हिंदी शब्द स्त्रीलिंग है, संस्कृत स्त्रीलिंग, देवनागरी स्त्रीलिंग, पहाड़ी, तेलुगु, पंजाबी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। तो भाषाएं भी, बोली भी और लिपियों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में इया आता है वे स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे यहाँ कुटिया है तो इसके अंत में क्या आ गया, इया आ गया। यहाँ पे भी इया, इसमें लुटिया, इया, चिड़िया, गुड़िया, बुढ़िया, ये सब क्या, इया, डलिया, इनमें भी सब में इया है। तो डलिया है, बुढ़िया है, गुड़िया है, प्यारे दोस्तों इन सब में इया आया। इसमें कुटिया में, खटिया में, लुटिया में, चिड़िया में भी इया आया। इसलिए इया अंत लगा, अगर इया प्रत्यय लगा है किसी शब्द के अंत में तो वो क्या करता है, स्त्री लिंग शब्दों का निर्माण करता है।
तो ऐसे हम प्रत्ययों के आधार पे भी पहचान सकते हैं। नदियों के सारे नाम स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन सिंधु नदी को छोड़कर। अब सिंधु नदी को क्यों छोड़कर? क्योंकि सिंधु नदी में यहाँ छोटा ऊ आता है, और छोटा ऊ अगर है तो ऊ अंत वाली, जो बड़ा ऊ है तो वो स्त्रीलिंग है, छोटे ऊ वाली संज्ञाएं हमारी क्या होती है, या शब्द जो हमारे होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। ऐसे ही ब्रह्मपुत्र है, तो ब्रह्मपुत्र भी एक नदी है, सिंधु भी एक नदी है। इस ब्रह्मपुत्र में जो पुत्र आया वो पुल्लिंग शब्द है। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी को छोड़कर बाकी जितने भी नाम है, चाहे वो यमुना है, गंगा है, गोदावरी है, ताप्ती है, घाघरा है, प्यारे दोस्तों, चाहे वो कावेरी नदी है, सरस्वती नदी है, वो सारी की सारी स्त्रीलिंग होंगी। किसको छोड़कर? सिंधु और ब्रह्मपुत्र को छोड़कर। तो आपको ये ध्यान रखना है, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी ये दोनों की दोनों हमारी पुल्लिंग है, बाकी सारी नदियां हमारी क्या है? स्त्रीलिंग। तिथियों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। तिथियों के नाम क्या है? स्त्रीलिंग। जैसे पहली, दूसरी, प्रतिपदा, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब क्या है? हमारी पुल्लिंग है। जितने भी तिथि शब्द खुद अपने आप में स्त्रीलिंग है। तो तिथियों के नाम क्या है प्यारे दोस्तों? स्त्रीलिंग होते हैं। ग्रहों में पृथ्वी जो ग्रह है वो क्या है? स्त्रीलिंग। बाकी सारे जितने भी ग्रह है हमारे, चाहे मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, यम है, वरुण है, ये सारे के सारे क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन पृथ्वी ग्रह क्या कहलाएगा? स्त्रीलिंग। नक्षत्रों के नाम जितने भी होते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या है? स्त्रीलिंग। लेकिन प्यारे दोस्तों अभिजीत नक्षत्र को छोड़कर, किसको छोड़ के? एक अभिजीत नक्षत्र है, इस अभिजीत नक्षत्र को छोड़कर, ये क्या? ये अपवाद है। अभिजीत भी एक नक्षत्र है जो कि पुल्लिंग है। अश्वनी स्त्रीलिंग, रोहिणी स्त्रीलिंग, भरणी स्त्रीलिंग। इसमें क्या आया? ई। इसमें क्या आया? ई। इसमें क्या आया? ई। ई अंत वाली क्या होती है? इसमें क्या है? ई। इसमें क्या है? ई है। तो ई अंत वाली ज्यादातर जो शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग ही होते हैं। तो आप वो भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। अश्वनी, रोहिणी और भरणी ये नक्षत्र है, और अभिजीत नक्षत्र को छोड़ के जितने भी नक्षत्र होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? हमारे स्त्रीलिंग शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? स्त्रीलिंग शब्द। नित्य स्त्रीलिंग शब्द, नित्य का मतलब जो सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं, उनका कोई पुल्लिंग रूप होता ही नहीं है। जैसे कोयल है तो इसका पुल्लिंग कोयला नहीं बना सकते। मैना है ये स्त्रीलिंग है। चील है तो ये क्या? स्त्रीलिंग है। लेकिन हमें इसको बदलना है पुल्लिंग में, तो कैसे करेंगे? नर कोयल। तो क्या बदलेंगे? नर कोयल। ऐसे ही नर मैना, क्या करेंगे? नर मैना। ऐसे ही नर चील। क्लियर? नर चील। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब जैसे कबूतर आ गया, कबूतर पुल्लिंग शब्द है, अब उसका स्त्रीलिंग बनाना है तो कैसे बनाओगे? मादा कबूतर। तो नर है तो उसमें मादा लगा के आप बनाओगे, तो उसका वह कबूतरी नहीं होता है। वो कबूतरी तो हम ऐसे ही प्रयोग करते हैं। तो कबूतर अपने आप में पुल्लिंग है, और मादा लगा के उसमें मादा कबूतर का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ नर कोयल, नर मैना, नर चील क्या हो गए? पुल्लिंग। और कोयल, मैना, चील क्या हो गया प्यारे दोस्तों? ये स्त्रीलिंग हो। ऐसे ही खरगोश है, खरगोश पुल्लिंग शब्द है तो मादा खरगोश स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऐसी कछुआ है, कछुआ पुल्लिंग शब्द है, मादा कछुआ स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो यानी कि ऐसे बहुत सारे हम शब्दों का प्रयोग करते हैं जो नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग ही होते हैं, लेकिन उसमें नर या मादा लगा के हम उनका लिंग परिवर्तित कर लेते हैं। शब्दों का लिंग परिवर्तन कैसे करेंगे? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं, उनको हम स्त्री प्रत्यय भी कहते हैं। उनको जो चिन्ह लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्त्री प्रत्यय। जैसे अगर किसी शब्द के अंत में ई आएगा, नर आ गया, तो नर के अंत में हमने ई लगाया तो क्या बना लिया? नारी बन गया, स्त्रीलिंग बन गया। ई। ऐसे ईया है, चिड़िया है, बुढ़िया है, गुड़िया है, डलिया, ईया अगर आया है तो वो क्या है? स्त्रीलिंग शब्द होगा। किसी शब्द के अंत में इन आया है, जैसे सुनार पुल्लिंग है, इसमें हमने इन लगा लिया तो सुनारिन बन गया। तो क्या बन गया? सुनारिन, ये स्त्रीलिंग बन गया। ऐसे दा मतलब देना होता है, नी लगाया तो दानी स्त्रीलिंग बन गया। ऐसे देवर आ गया, देवर में आनी लगाया तो क्या बन गया? देवरानी। तो देवर में आनी लगाएंगे तो क्या बन गया दोस्तों? देवरानी स्त्रीलिंग है। ऐसे ही आपको ये ध्यान रखना, चौधरी पुल्लिंग है, उसमें आइन लगाएंगे तो चौधराइन क्या बन जाएगा? स्त्रीलिंग बना। ऐसे यहाँ आ है, अज, अज मतलब क्या होता है? बकरा, और आ लगा दिया, इसमें क्या बन गया? अजा, बकरा, बकरी। क्लियर? तो ऐसे ई का इन्हीं प्रत्यय लगाने पर भी हम क्या बना लेते हैं? स्त्रीलिंग बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? स्त्रीलिंग शब्द बना लेते हैं। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम ई, इया, इन, नी, आनी, आइन, आ, ई का
इन्हीं प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। 1 पॉइंट। दूसरा, जहां भी किसी शब्द के अंत में आपको ई दिखाई दे, इया दिखाई दे, इन दिखाई दे, नी दिखाई दे, आनी, आइन दिखाई दे, आ दिखाई दे, ई का दिखाई दे या इन्हीं दिखाई दे, तो वे सारे के सारे स्त्रीलिंग शब्द ही होंगे। क्या होंगे? वे सारे के सारे स्त्रीलिंग शब्द। तो ये था हमारा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाला टॉपिक, जिसमें हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कर लेते हैं। इसके बाद क्या है हमारा उभयलिंग। उभयलिंग क्या है? कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में हो सकता है और इन शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रधानमंत्री है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, मैनेजर है। तो प्रधानमंत्री पधार रहे हैं, पुल्लिंग है। और लंका की प्रधानमंत्री कल विदेश जा रही है, तो यहाँ प्रधानमंत्री ये वाला स्त्रीलिंग है और ये प्रधानमंत्री क्या हुआ? हमारा पुल्लिंग हुआ। डॉक्टर चली गई, तो चली गई हमें बता रहा है कि ये वाली डॉक्टर स्त्री है, ठीक है। और डॉक्टर बुला रहे हैं और ये डॉक्टर क्या है? हमारा पुल्लिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम तमाम उन शब्दों को जो आपको अभी मैंने लिखवाए थे, हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग करते हैं। जब हम सेंटेंस में प्रयोग करेंगे तो हमें क्रिया बताएगी कि वो पुरुष के लिए प्रयोग हुआ है या फिर स्त्री के लिए। तो इस तरीके से उभयलिंग भी शब्द हम प्रयोग करते हैं हिंदी के अंदर। वचन परिवर्तन या वचनों को आप कैसे पहचानेंगे? हिंदी के अंदर हम 2 वचन का ही प्रयोग करते हैं। एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, प्राणी के लिए एक वचन, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, प्राणी के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। द्विवचन का प्रयोग केवल 2 वस्तुओं के लिए संस्कृत में किया जाता है। हिंदी में हम द्विवचन का प्रयोग नहीं करते हैं। हिंदी में वचन है 2, जबकि संस्कृत में वचन है 3। तो वहां 2 के लिए द्विवचन का प्रयोग किया जाता है। अब वचन को कैसे पहचानोगे, कैसे उसको एक वचन से बहुवचन आप बनाओगे, ये भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, ये कह रहा है कि ए प्रत्यय जोड़कर कोई शब्द आया है, मान के चलो पुल्लिंग शब्द है, उसमें अगर हम प्यारे दोस्तों आई लगा लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? बहुवचन का रूप है। तो कंडीशन क्या बनी? आकारांत शब्द है। आकारांत का मतलब क्या हो गया? जैसे लड़का, रास्ता, कमरा, दाना, कपड़ा, लोटा, सब में आ लगा हुआ है ना अंत में, तो ये होता है आकारांत। आ है अंत में जिसके आकारांत। जैसे नदी शब्द आ गया ये वाला, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ईकारांत। ई है अंत में जिसके, उसको ईकारांत। ऐसे पितृ शब्द आ गया। क्या शब्द आ गया? पितृ। इसको क्या बोलेंगे? रीकारांत। रीकारांत। री है अंत में जिसके, वो रीकारांत। ऐसे ए अंत में है तो आकारांत, छोटा ऊ है तो उकारांत, बड़ा ऊ है तो बड़ा उकारांत। तो कहने का मतलब शब्द के अंत में जो वर्ण, साउंड, ध्वनि हमने प्रयोग की, उसी के आधार पे उसका नाम रख दिया हमने ईकारांत और रीकारांत। ऐसे ये सारे के सारे क्या आकारांत है? गधा है, बच्चा, मुर्गा, भाला, घंटा, पैसा, सब आकारांत है। तो यहाँ नियम क्या कह रहा है? नियम ये कह रहा है आकारांत शब्दों के अंतिम आ के स्थान पर ऐ, अंतिम आ के स्थान पर अगर हम ऐ कर देते हैं तो एक वचन से बहुवचन बन जाता है। एक वचन से बहुवचन बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जिस शब्द के अंत में आ होगा वो पुल्लिंग होंगे, 1 पॉइंट। और सारे नहीं होंगे, 99% होंगे। तो जिन शब्द के अंत में आ होगा वो पुल्लिंग होंगे। अब उन पुल्लिंग का जिनके अंत में आ है, बहुवचन बनाने के लिए आ को हटाओ और उनके स्थान पर क्या लगा दो? ऐ लगा दो। क्योंकि इसकी मात्रा कितनी होती है? इसकी मात्रा होती है 1। और जब इसकी 1 मात्रा होती है, अगर किसी शब्द के अंत में प्यारे दोस्तों ये लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि वे सारे के सारे पुल्लिंग शब्द हैं और बहुवचन के शब्द। अगर किसी भी शब्द के प्यारे दोस्तों अंत में ये वाला 1 मात्रा लगी है, तो ये हमें 2 चीजों को बताती है कि वो एक तो पुल्लिंग शब्द है और दूसरा वो बहुवचन का रूप है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? पुल्लिंग बहुवचन। कब हुए? गधा शब्द था, आ हटा दिया तो इस पे आई लगा दिया, गधे बन गया। लड़के का आ हटाया तो आई लगा दिया तो लड़के बन गया। तो ये आपको ध्यान रखना। ऐसे बच्चे, यहाँ पे क्या है? इसमें आई, मुर्गे, भाले, घंटे और पैसे। तो ये हमें किसकी शिक्षा दे रहा है? जब भी कहीं किसी शब्द के अंत में आपको ये दिखाई दे तो आंखें बंद, वो शब्द क्या कहलाएगा?
एक तो कहलाएगा वो पुल्लिंग शब्द, एक तो क्या कहलाएगा वो पुल्लिंग शब्द कहलाएगा, और दूसरा क्या कहलाएगा वो बहुवचन का कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पुल्लिंग बहुवचन। क्लियर? अब लड़का एक है, लड़के दो या दो से अधिक हो गए, तो ये एक वचन, और ये क्या कहलाए? ये सारे कहलाए हमारे बहुवचन। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, आकारांत शब्दों के अंतिम आ के स्थान पर आई लगाने पर हम एक वचन से बहुवचन बना लेते हैं। ऐसे ही दूसरा क्या आया हमारा ये वाला, जिसमें प्यारे दोस्तों अर्धचंद बिंदु लगी है। क्या लगे? अर्धचंद बिंदु। तो ये क्या कह रहा है? ए अंत वाले जो शब्द होते हैं उनके, प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, उनके साथ अगर आई हम जोड़ देते हैं, प्रत्यय लगा देते हैं उनके स्थान पर, तो वो क्या बन जाते हैं? बहुवचन बन जाते हैं। जैसे नहर है, कलम है, सड़क है, वहां है, ये सारे क्या है? हमारे एक वचन के शब्द। ये सारे क्या है? एक वचन है। और ऊपर से नहर, कलम, सड़क और वहां क्या? स्त्रीलिंग है। तो ये स्त्रीलिंग भी है और एक वचन भी है। अब इनका हमें क्या करना है? बहुवचन बनाना। तो इस नहर में जो अंतिम ए है, इस ए के स्थान पे हमें क्या करना है? इस ए के स्थान पर प्यारे दोस्तों हमें यहाँ पर ये प्रयोग करना है। किसका? ये। और इसका मतलब क्या हुआ? हमने इसके स्थान पर, इस ए के स्थान पे ये आई लगा दिया। तो नहर में जो रे में जो ए है, उस रे में, क्योंकि रे एक व्यंजन है, रे क्या है? एक व्यंजन है। ये कैसे बना है? रे और ए। तो ये कह रहा है कि रे में जो प्यारे दोस्तों आपको यहाँ जो ये रे है, इसमें इस रे के स्थान पर आप अगर इसका प्रयोग कर दो तो ये क्या बन जाएगा प्यारे दोस्तों? ये बनेगा। क्लियर? तो यहाँ इसके साथ आप इसका प्रयोग करोगे तो यहाँ ये क्या बन गया? हमारा ये बन गया। अब ये जो अनुस्वार आया है, इसमें जो लगा हुआ है ये बिंदी, ये अनुस्वार नहीं होता, ये किसी वर्ण के स्थान पे नहीं आता, बल्कि ये हमें स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कराता है। किसकी कराता है? अब उधर भी हमने यही लगाया था, लेकिन वहां बिंदी नहीं थी। यहाँ किसी में भी यहाँ हमने बिंदी का प्रयोग नहीं किया, यहाँ किसी में भी हमने बिंदी का प्रयोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि पुल्लिंग शब्द में कभी भी बिंदी आती ही नहीं है। लेकिन स्त्रीलिंग जो शब्द होते हैं हमारे, ये हमें इसलिए बताते हैं, ये जो नहर है, ये यहाँ जो बोतलें हैं, ये जो बता रहा है, तो ये बता रहा है कि हमें ये स्त्रीलिंग शब्द है। ये क्या बता रहा है? स्त्रीलिंग। तो नहर एक वचन, नहरे बहुवचन, कलम कलमें, सड़क सड़के, बाहा बाहें, बोतल बोतलें, दीवार दीवारें, चीज चीजें, पुस्तक और पुस्तकें। तो यानी कि ये जो आया है ये किसके स्थान पे आया? इसके स्थान पे तो आया है। इसकी मात्रा एक होती है, लगा दी हमने। और ये कहाँ जाएगा? फिर ये इस रूप में आएगा। अर्धचंद जो बिंदी है, इसी के स्थान पे तो हमने ये बिंदी लगाई है। तो यहाँ जो ये बिंदी आई है, ये अनुस्वार नहीं है, ये केवल अर्धचंद की बिंदी है। ये किसकी है? अर्धचंद की बिंदी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारे सारे स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन है। ये सारे स्त्रीलिंग बहुवचन है। स्त्रीलिंग एक वचन है और स्त्रीलिंग बहुवचन है। सीधा सा फंडा है। सामने दो चीजें आपके निकल के आई। एक तो निकल के ये आई, अगर किसी शब्द के अंत में आ है, वो पुल्लिंग शब्द है, तो उस आ के स्थान पर आपको क्या करना है? आ के स्थान पे आई लगा के आप उसका एक वचन से बहुवचन बना लो। अगर किसी शब्द के अंत में ए आता है, वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसके स्थान पे आप आई का प्रयोग करके उसका बहुवचन बना लोगे। ये दो चीजें आपके सामने आई। अब आकारांत, उकारांत, ओकारांत आदि शब्दों के अंतिम स्वर का लोप नहीं होता। अंतिम स्वर के बाद आई प्रत्यय जोड़ जाता है। अब आपको हटाना नहीं है कुछ भी, ठीक है, आपको जोड़ देना है। तो यहाँ ये कह रहा है, अगर कोई शब्द स्त्रीलिंग का आता है और उसमें अंत में आ है, कोई स्त्रीलिंग शब्द है उसके अंत में बड़ा ऊ है, कोई स्त्रीलिंग शब्द है उसके अंत में औ है, तो उसको हटाना नहीं है आपको। उसी के साथ आप आई जोड़ दोगे। क्या जोड़ दोगे? उसी के साथ ये वाला जोड़ दोगे जिसमें हम एक मात्रा लगाते हैं। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। चलो जी, यहाँ पे क्या आ गया? महिला आ गया। अब इस महिला में कुछ नहीं करना, आप वहीं जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? महिलाएं। कविता में भी आ गया तो क्या हो गया? कविताएं। वधू में क्या आया? बड़ा ऊ, तो क्या हो गया? यहाँ बड़े ऊ को पहले छोटे ऊ में बदलोगे और उसके बाद में इसमें आई जोड़ दोगे। माता आ गया तो क्या बन गया? माताएं। ऐसे ही भाषा आ गया। यहाँ क्या आ गया दोस्तों? भाषा शब्द आ गया, आ गया अंत में, तो इसमें क्या जोड़ दोगे?
ये वाला, तो क्या बन जाएगा, भाषाएं। क्या बनेगा, भाषाएं। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया बहुवचन। और भाषा क्या है हमारा प्यारे दोस्तों, एक वचन। और ये सारे के सारे क्या है, स्त्रीलिंग शब्द। तो ये भी क्या है, सारे स्त्रीलिंग शब्द। ऐसे कथा है, आ गया स्त्रीलिंग शब्द है। साला आ स्त्रीलिंग है, इसमें क्या आ गया, दो मात्रा यानी कि ये आ गया, तो अंत में क्या जोड़ दोगे, ऐ। ऐसे साला में सालाएं, कथा में कथाएं, भाषा में भाषाएं, ठीक है, दवा में दवाएं। तो ये सारे के सारे क्या कहलाए हमारे, ये सारे के सारे शब्द एक तो स्त्रीलिंग है, एक पॉइंट, और दूसरा ये एक वचन के हैं, और जिनके अंत में ये आया है तो वो क्या कहलाया, बहुवचन। अब दो चीज सामने आई निकल के, जब भी किसी शब्द के अंत में ये दिखाई दे या किसी शब्द के अंत में आपको ये दिखाई दे, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो स्त्रीलिंग शब्द होंगे। क्या होंगे, स्त्रीलिंग शब्द होंगे। और दूसरा क्या होंगे प्यारे दोस्तों, बहुवचन के होंगे। स्त्रीलिंग शब्द होंगे और बहुवचन। ये छोटी सी बात थी। अगर किसी भी शब्द के अंत में आपको ये दिखाई दिया या शब्द के अंत में ये है, तो वो एक तो स्त्रीलिंग शब्द होगा, दूसरा वो बहुवचन का रूप होगा। दूसरा क्या होगा, बहुवचन का रूप। ये कहाँ थे, ये वाला, ये अभी इसमें थे, इसमें तो किया हमने यही सब। तो यहाँ पे इन सब में यही तो है अंत में, ये वाला है। तो ये अगर किसी भी शब्द के अंत में है तो वो क्या गारंटी देता है, वो स्त्रीलिंग शब्द है और बहुवचन का है। और ये किसकी गारंटी देता है, ये स्त्रीलिंग शब्द है और बहुवचन का है, स्त्रीलिंग है और बहुवचन का। चलो जी, अब यहाँ पे आ जाओ। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आ प्रत्यय जोड़कर जब इकारांत संज्ञा शब्दों में आ बहुवचन सूचक प्रत्यय लगता है, इसको छोड़ो, यहाँ पे आ जाओ। ये सीधे सीधी बात ये कह रहा है, यहाँ शक्ति शब्द है, तो ये अपने आप में प्यारे दोस्तों ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो अगर कहीं पर ए आता है तो आपको कुछ नहीं करना, उसमें आपको यहाँ जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, यहाँ भी ए आया, यहाँ जोड़ दिया, इसका क्या बना लिया, बहुवचन। नारी है, अब नारी के बड़े ई का पहले आप छोटे ई में परिवर्तन करोगे और उसके बाद यहाँ जोड़ देंगे तो इसका बहुवचन बन जाएगा। बुढ़िया है, या आया है, कुछ नहीं करना है, केवल आपको अर्धचंद बिंदी लगाना है। तो जैसे यहाँ पे शब्द आ गया चुईया, और चुईया का आपको बहुवचन बनाना है। तो रूल क्या है, अगर चुईया का बहुवचन इसमें या आया है और या आया है तो आपको कुछ नहीं करना है, इस यहाँ में अर्धचंद बिंदु लगा के इसका बहुवचन बना लोगे। तो चुईया का बहुवचन क्या हो जाएगा, ये वाला चुईया होगा। चुईया का बहुवचन ये वाला चुईया होगा। क्लियर। ऐसे यहाँ लड़की है, इसमें बड़े ई को छोटा ई करेंगे, यहाँ जोड़ देंगे। मछली में बड़े ई को छोटा ई करेंगे, यहाँ जोड़ देंगे। रानी में बड़े ई को छोटा ई करेंगे, यहाँ जोड़ देंगे। डिबिया में या है, अर्धचंद बिंदु लगा देंगे तो बहुवचन बन जाएगा। गृहिणी में आपको ध्यान रखना है, इस वाले बड़े ई को छोटा ई करेंगे, यहाँ जोड़ देंगे। स्त्री में बड़े ई को छोटा ई करेंगे, यहाँ जोड़ देंगे। गली में बड़े ई को छोटा ई करेंगे, यहाँ जोड़ देंगे। इसमें छोटा ई है, कुछ नहीं करना, कोई चेंज नहीं करना, केवल यहाँ जोड़ना है। क्या जोड़ना है, जो छोटा ई है उसको चेंज नहीं करें। बड़े ई को छोटा ई करेंगे, बड़े ऊ को छोटा ऊ करेंगे। ऐसे यहाँ नदी में बड़े ई को छोटा ई किया, हमने यहाँ जोड़ दिया। नाली में बड़े ई को छोटा ई किया, यहाँ जोड़ दिया। लड़की में बड़े ई को छोटा ई किया, यहाँ जोड़ दिया। लकड़ी को बड़े ई में को प्यारे दोस्तों छोटा ई किया और यहाँ जोड़ दिया। टोपी के बड़े ई को छोटा ई किया, यहाँ जोड़ दिया। तो ये दोबारा से सुनिए, ये सारे के सारे जितने भी हमारे शब्द हैं ये स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्दों में अगर छोटा ई आता है और उसका बहुवचन बनाना है, छोटा ऊ आता है उसका बहुवचन बनाना है, तो हमें कोई चेंज नहीं करना है, उसमें डायरेक्ट यहाँ जोड़ देना है, वो भी अर्धचंद बिंदु के साथ, तो उसका बहुवचन बन जाता है। लेकिन अगर बड़ा ई आया है, बड़ा ऊ आया है, तो उस बड़े ई को और बड़े ऊ को पहले छोटे ऊ में बदलते हैं, फिर यहाँ जोड़ते हैं, तब उसका बहुवचन बनता है। वो नियम है और वो ऊपर भी लिखा हुआ है, तो ये आपको याद रखना। अब मान के चलो हमारे पास क्या आया प्यारे दोस्तों, हमारे पास एक शब्द आ गया कुर्सी, और हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये बताओ ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो आप क्या कहोगे, इस कुर्सी में क्या आया हुआ है, अंत में ई, और ई अंत वाली ज्यादातर जो संज्ञाएं हैं या शब्द हैं या किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ के नाम है वो स्त्रीलिंग होते हैं।
तो कुर्सी शब्द स्त्रीलिंग हुआ, क्यों? क्योंकि इसमें ई आया है। और जब स्त्रीलिंग शब्द है, इसका बहुवचन बनाना है। अब और जब बहुवचन बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें? इस वाले बड़े ई को छोटे ई में बदलेंगे। बदल दिया, बड़े ई को छोटे ई में। अब क्या कर देंगे हम? इसमें यहां जोड़ देंगे तो ये क्या बन गया? कुर्सी। क्लियर? हमने यहां पे दूसरा शब्द ले लिया खिड़की। अब आपसे पूछा जा रहा है खिड़की पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, तो आप क्या कहोगे? स्त्रीलिंग। क्यों कहोगे? क्योंकि इसमें ई आया है, और ई अंत वाली ज्यादातर जो प्यारे दोस्तों शब्द होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं। अब इसका बहुवचन बनाना है तो आप क्या करोगे? यहां पे आपको क्या करना है? इस खिड़की में पहले बड़े ई को छोटा ई करोगे और इसमें क्या जोड़ दोगे? यहां जोड़ दोगे तो शब्द क्या हो गया इसका? खिड़कियां। क्या हो गया शब्द? खिड़कियां। तो कहने का मतलब यहां ये हुआ, अब मान के चलो हमने यहां शब्द ले लिया रीति। क्या ले लिया? रीति। इसमें छोटा ई है। अब इस छोटे ई को तो आप किसी में बदल ही नहीं सकते। बड़ा चीज को तो छोटा बनाया जा सकता है, लेकिन छोटी को और छोटा नहीं बनाया जा सकता। तो इसीलिए इस रीति का बहुवचन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? यहां जोड़ देंगे। अब इन सब बातों से क्या बात निकल के आती है सामने? सीधी बात ये निकल के आती है, अगर कहीं पर प्यारे दोस्तों आपको ये दिखाई देता है किसी शब्द के अंत में, या आपको प्यारे दोस्तों कहीं ये दिखाई देता है, तो वे सारे के सारे क्या होंगे? स्त्रीलिंग शब्द होंगे बहुवचन के। अगर कहीं किसी शब्द के अंत में या आ जाए या ये वाला या आ जाए तो वो भी प्यारे दोस्तों स्त्रीलिंग होंगे और बहुवचन के होंगे। तो ये चीजें जो कंडीशन है हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये केवल और केवल स्त्रीलिंग शब्दों में ही ऐसी कंडीशन पाई जाती है, और दूसरे वे तमाम शब्द क्या होंगे? वे तमाम शब्द बहुवचन के होंगे। जहां भी आपको यहाँ के साथ अर्धचंद बिंदु मिले, अहीं के साथ अर्धचंद बिंदु मिले, या फिर एक मात्रा के साथ में ये आप बिंदी लगी हैं, तो वे स्त्रीलिंग और सारे के सारे बहुवचन के शब्द होंगे। किसके होंगे? वे स्त्रीलिंग के और सारे के सारे बहुवचन के शब्द होंगे। क्लियर? तो ये था आपका लिंग वचन वाला टॉपिक। अब बात करते हैं, नया बैच आ रहा है दोस्तों, और वो है हमारा हाँ, इस पे देखिए। तो ये जो नया बैच है ये 12 अक्टूबर, यानी कि आज 12 अक्टूबर है, शाम को 7 बजे रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आपका कोई साथी है, आपको ये ध्यान रखना ये लाइव रहेगा और इसमें वीओडी दी जाएगी प्रैक्टिस, यानी कि यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। जैसे रोज एक टॉपिक लेके आता हूँ, और प्रैक्टिस के लिए आपको उसके टॉपिक वाइज वीओडी मिलेगी। वीओडी मतलब वीडियो ऑन डिमांड, यानी कि रिकॉर्डिंग वीडियो। जो मेरा पहले प्रैक्टिस बैच आया, प्रैक्टिस 1, 0, 1 बैच और 2, तो 1 और 2 में जो मैंने प्रैक्टिस कराई है उनकी जो वीडियो है सारे टॉपिक की, जितने भी मैं पढ़ाता हूँ उन सभी टॉपिक की, उस पूरे सिलेबस की आपको रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगी केवल प्रैक्टिस की। कॉन्सेप्ट जो पढ़ाएंगे वो लाइव पढ़ाएंगे। तो 12 तारीख यानी कि आज से इसमें रजिस्ट्रेशन है। 24 घंटे के लिए 13 तारीख शाम को 7 बजे तक इसकी जो फीस होगी वो होगी 699 रुपया, और उसके बाद इसकी जो फीस होगी वो है 899, यानी कि आपको 200 रुपया का डिस्काउंट है। और वो 200 रुपया का जो डिस्काउंट है प्यारे दोस्तों वो मिलेगा केवल आपको 13 अक्टूबर शाम को 7 बजे। 13 अक्टूबर शाम को 7 बजे। अब इसमें क्या क्या खासियत है? टोटल सामान्य हिंदी कराई जाएगी, हिंदी साहित्य है, हिंदी शिक्षण शास्त्र, जितने भी टीचिंग के एग्जाम है, अनुच्छेद, पैराग्राफ, पत्र लेखन और अभ्यास प्रश्न पत्र जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। लाइव क्लासेस 100 घंटे की है। 100 घंटे मतलब 65 से 70 क्लासें। प्रैक्टिस 100 पीडीएफ नोट्स इसमें दिए गए हैं। 3000 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तमाम टीचिंग के एग्जाम, ऑल स्टेट के वनडे एग्जामों के लिए ये बैच है। जितने भी नवंबर, दिसंबर या उसके बाद एग्जाम होने हैं उसको ध्यान में रख के प्यारे दोस्तों ये बैच लाया गया। यूपी SSSC, आरओ, एआरओ प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं की अगर आपको तैयारी करनी है आप इस बैच को ले सकते हो। यूपी पुलिस कांस्टेबल की नवंबर में वैकेंसी आएगी, उसको ध्यान में रख के आप इस बैच को ले सकते हो। एसआई ये दिसंबर में आपका एग्जाम होना है यूपीएसआई का, दिसंबर से पहले तो आपका ये सिलेबस पूरा हो जाएगा। लेखपाल है, वन रक्षक है, कई स्टेट में लेखपाल वन रक्षक की भर्ती निकली हुई है, जैसे उत्तराखंड में है, राजस्थान में, हरियाणा में।
यूपी में आने वाली है, उसकी भी तैयारी इस बैच के अंदर कराएंगे। एसएससी जीडी है, इसके बाद राजस्थान बिहार के जो प्यारे दोस्तों हिंदी जो पूछी जाती है किसी भी एग्जाम में, उनको भी इसमें हम टारगेट करते हैं। सुपर टेट है, यूपी टेट, सी टेट और एच टेट की परीक्षाएं हैं, जो कि प्यारे दोस्तों दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीनों में होनी है। इसके बाद केवीएस का नया नोटिफिकेशन आने वाला है, केवीएस एनवीएस का, वो आएगा नवंबर में, भर्ती होगी मार्च में जाके। तो केवीएस एनवीएस पीआरटी टीजीटी पीजीटी के जो बच्चे हैं या राजस्थान फर्स्ट या सेकंड ग्रेड के टीचर बनना चाहते हैं, वो इस बैच को आंखें बंद करके ले सकते हैं 200 रुपया की छूट के साथ। आज 12 तारीख शाम को 7 बजे रजिस्ट्रेशन होगा, कल तक फीस रहेगी इसकी 699। उसके बाद ये जो हमारा कोर्स होगा ये होगा 899 रुपया का। इसके बाद बात करते हैं प्यारे दोस्तों, वो तो हो गया हमारा लिंग भी हो गया और वचन भी हो गया। अब बात करते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति। अब ये जो रिक्त स्थान की पूर्ति है, ये वाक्य वाला जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर भी पूछा जाता है, और जब वाक्य से हमारे क्वेश्चन आते हैं तो ये जरूरी नहीं है वो रिक्त स्थान से भी प्रश्न लेगा, लेकिन कई बार ये हमारे कोर्स का हिस्सा है और वहां पे 1 से 2 क्वेश्चन इस तरीके हमें से पूछे जाते हैं, और वहां हमें जितने भी अब तक हमने टॉपिक पढ़े उन्हीं को देखकर ही हम अपने सेंटेंस को पूरा करते हैं। तो रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। रामू की केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अधिक बुद्धिमान है। तो यहाँ रामू की जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, इसमें क्या आएगा? रामू की अपेक्षा इसलिए हुई, तो रामू की अपेक्षा नहीं होगा, रामू की उपेक्षा इसलिए हुई। रामू को नजरअंदाज इसलिए किया गया क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर हो गया आपका सी। तो यहाँ 2 रिक्त स्थान दिए, एक तो यहाँ दिया है उसकी के बाद एक दिया है रामू की। तो रामू की अपेक्षा, उपेक्षा का मतलब होता है नजरअंदाज, क्लियर, ठीक है। तो आपको ये ध्यान, और अपेक्षा का मतलब होता है तुलना, तो राजीव उसकी तुलना में अधिक बुद्धिमान है, तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे आएगा उपेक्षा और यहाँ क्या आएगा? अपेक्षा। राइट आंसर सी। संगीत द्वारा व्यक्ति का प्रभावित होता है, क्या प्रभावित होता है संगीत द्वारा? अधिकार, कर्तव्य, शरीर या आचरण। तो संगीत अधिकार को प्रभावित करेगा नहीं, शरीर, कर्तव्य, राइट आंसर क्या हुआ? आचरण। हाँ, थोड़ा सा फुर्ती से आपको देना है यहाँ पे आंसर, ठीक है। ABCD ही टाइप करना है, क्वेश्चन आप टाइप नहीं करोगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो संगीत द्वारा व्यक्ति का क्या प्रभावित होगा? आचरण प्रभावित। जैसा संगीत सुनेगा ऐसा ही उसका आचरण हो जाएगा। भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य गति से नहीं हो सका, तो निर्धनता निर्मूलन कार्य स्तुल्य गति से नहीं हो सका, अनुशंसीय गति से नहीं हो सका, प्रशंसनीय गति से नहीं हो सका, या स्तुत्य गति से नहीं हो सका। राइट आंसर क्या है? भारत में निर्धनता निर्मूल कार्य प्रशंसीय गति से नहीं हो सका। प्रशंसीय का मतलब जो जिसकी हम प्रशंसा कर सके, तो राइट आंसर क्या हुआ? प्रशंसीय गति से नहीं हो सका। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए क्या? संबंध रहना चाहिए, या उद्धत रहना चाहिए, प्रबुद्ध रहना चाहिए, या उद्धत रहना चाहिए? राइट आंसर, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या रहना चाहिए? तैयार रहना चाहिए। तो उद्धत का मतलब होता है तैयार रहना, संबंध का मतलब जुड़ा हुआ, और उद्धत का मतलब परिश्रम करना। तो राइट आंसर क्या है प्यारे दोस्तों? तैयार रहना चाहिए, उद्धत रहना चाहिए। रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से कीजिए। पीकर कोयल अपने में जाकर बैठ गई, नीर पीकर कोयल अपने नीर में जाकर बैठ गई, ये नहीं होगा, ठीक है। नीर पीकर घोंसले को पिया नहीं जाएगा, ठीक है। नीर पीकर, नीर कहते हैं पानी को, नीर पीकर कोयल अपने नीड में, नीर पीकर कोयल अपने नीड में जाके बैठ गई, तो राइट आंसर हो गया हमारा सी। राइट आंसर 5वें का सी। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। अपने को भी चोट, अपने विपक्षी को भी, अपने प्रतिरोधी को भी, अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। राइट आंसर क्या? उसका हृदय इतना कोमल है कि वह मित्र तो क्या अपने शत्रु को भी, तो मित्र का उल्टा यहाँ क्या होगा? शत्रु। तो ये मित्र बताएगा यहाँ शब्द क्या आएगा, क्योंकि जो भी शब्द दिया होगा उसी का उल्टा होगा वहां पे। तो राइट आंसर क्या हुआ यहाँ? सी।
गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और पर आधारित था, धर्म और अहिंसा पर आधारित था, न्याय पर, प्रशासन पर, यश पर। तो महात्मा गांधी किसके पुजारी थे? धर्म और अहिंसा के। तो उनका अर्थशास्त्र भी धर्म और अहिंसा पर आधारित था। अहिंसा का मतलब जहाँ हिंसा ना हो, मन वचन कर्म से हिंसा ना हो, उसको अहिंसा कहते हैं। दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। कौन सी दृष्टि? धर्म निरपेक्ष दृष्टि, धर्म सापेक्ष, धर्म सम्मत या धर्मानुसार। तो क्या आएगा? धर्म निरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, या धर्म सम्मत दृष्टि। राइट आंसर। धर्म सम्मत मतलब धर्म के अनुसार, धर्मानुसार या धर्म सापेक्ष। तो क्या कहेंगे? धर्म निरपेक्ष, यानी कि प्रत्येक धर्म के प्रति हमें आदर का भाव रखना चाहिए। दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीयता भावना रूप से जागृत करता है। लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना रूप से जागृत करता है। तो स्वाभाविक रूप से जागृत करता है, संकीर्ण करता है, अतिरंजित करता है, अस्वाभाविक। तो क्या होगा? स्वाभाविक रूप से जागृत करता है। राइट आंसर क्या होगा? स्वाभाविक रूप से जागृत करता है। सत्य और अहिंसा का संबंध है। भीषण संबंध है सत्य और अहिंसा का, विकट संबंध है, निकट संबंध है, या घनिष्ठ संबंध है। राइट आंसर क्या हुआ? सत्य और अहिंसा का घनिष्ठ संबंध है। कौन सा संबंध है? घनिष्ठ संबंध है। राइट आंसर हो गया हमारा सी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी कल फिर हम लेंगे हिंदी के प्रसिद्ध कवि लेखक, उनकी रचनाएं, और कुछ कराएंगे इसमें से रिक्त स्थान वाले बाकी के क्वेश्चंस। तो आज आपने 3 टॉपिक पढ़े, एक तो लिंग, वचन, और इसके साथ साथ प्यारे दोस्तों आपने रिक्त स्थान वाक्यों को किस तरीके से हमें पर कंप्लीट करना होता है, दिए गए शब्दों के आधार पे उनका अर्थ हमें पता होना चाहिए। और ये चीजें धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ और जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उनके साथ सीखी जाती है। क्योंकि इससे पहले आपने वाक्य पढ़ा, वाच्य पढ़ा, काल पढ़ा, और उन्हीं के आधार पे हम ये रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चंस है वो कर पाते हैं। तो कल हम ये इसको टॉपिक को भी कंप्लीट करेंगे, और साथ के साथ आपको ध्यान रखना है हिंदी के प्रसिद्ध कवि लेखक वो उनकी रचनाओं के बहुत सारे क्वेश्चंस 2 से 3 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जाते हैं। जो भी सिलेबस का हिस्सा होता है वहीं पे वो पूछे जाते हैं। तो उसकी भी हम तैयारी कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों से लेते हैं अनुमति। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।